निकाय चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने आज विभिन्न स्थानों पर दाखिल किए अपने नामांकन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में महापौर का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को बताया सफल। कहा, नए सदस्यों ने प्रशिक्षण सत्र में दिखाई गहन रुचि, कई विषयों पर अपडेट हुए विधायक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मोहाली स्थित नाबी के उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, भारत मां को पोषित करने वाली नीतियों को फलने फूलने में अपनी अहम भूमिका अदा करे संस्थान। और 22 मार्च को ईडन गार्डन्स से शुरू होगा IPL टूर्नामेंट। 10 टीमें 65 दिनों तक खेलेंगी मुकाबले। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक में नगर निगम महापौर का चुनाव लड़ रहे राम अवतार वाल्मीकि के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर वोट की अपील की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की नीतियों की चर्चा करते हुए अपने 100 दिन के कार्यकाल में किए गए कार्यों का जिक्र किया। प्रदेश सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में किए एक वायदे को पूरा किया जा रहा है। हरियाणा के बजट सत्र के बाद महिलाओं को हर माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। वहीं नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जमकर दुष्प्रचार किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ये एक संदेश लेकर के आया हूं। ये सरकार गति से 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। हमने पिछले 10 वर्षों में हमारे हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायनों को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, मैंने उन युवा साथियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आपका भाई ये बाद में साइन करेगा शर्त के ऊपर, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगा। और ये इतिहास के अंदर पहला हुआ है कि एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में मैंने शर्त बाद में लिया 25,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर महापौर के लिए पार्टी प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि का नामांकन भी दाखिल करवाया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन अंबाला छावनी के प्रत्याशियों का नामांकन भरवाया। अंबाला छावनी में 32 वार्डों का चुनाव है, जिसके लिए आज भाजपा के 32 प्रत्याशियों ने SDM कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इन प्रत्याशियों की अगुवाई की। इस दौरान उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का चौतरफा विकास कर रहे हैं और हमें ऐसे ही अंबाला छावनी का विकास करना है। वे निकाय चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे सिंबल पर लड़ें या बिना सिंबल के भाजपा को हरा नहीं सकते। भाजपा की आंधी में कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। चारों तरफ से, हर दिशा से, हर सड़क से, हर मार्ग से लोग झूमते, नाचते, गाते हुए, एक त्योहार मनाते हुए यहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं।
मैं सभी उम्मीदवारों को विजय श्री का आशीर्वाद देता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी देश को बड़ी तेजी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और अभी कल एक सर्वे आया कि चुनाव के बाद मोदी जी की लोकप्रियता 28% और बढ़ गई। फतेहाबाद की जाखल नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल ने नामांकन के आखिरी दिन आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और चुनाव प्रभारी विशंबर सिंह वाल्मीकि सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। नामांकन से पूर्व आयोजित जनसभा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने विश्वास जताया कि जाखल की जनता ट्रिपल इंजन सरकार का समर्थन करेगी और क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की। वहीं प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल ने जनता के आशीर्वाद का उल्लेख करते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। हमारे माननीय मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, देवेंद्र सिंह बबली जी, कुलदीप गुरहा जी का आशीर्वाद आज आप देख ही रहे हो। जाखल मंडी की समस्याओं का समाधान करने का हम वादा करते हैं। 100% आएंगे। किस तरह का रिजल्ट आने की संभावना है? 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष तो है ही नहीं है। सिरसा में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और हलोपा ने रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित भाजपा और हलोपा के नेता मौजूद रहे। नेहरू पार्क से लघु सचिवालय तक निकाले गए रोड शो के बाद प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरे गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, गुटों का दल है। कांग्रेस शासन में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का परचम लहराएगा। पूरा माहौल है और हम सिंबल पे चुनाव लड़ा रहे हैं। सारे के सारे कैंडिडेट हमारे जीत करके आएंगे। आज सिरसा के अंदर हमने शांति स्वरूप जी का चेयरमैन पद के लिए अभी नॉमिनेशन करवाया है और जो माहौल है आज सिरसा का है, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर है, क्योंकि लोग जागरूक मतदाता है सिरसा के और वो चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे बने, सिरसा का अच्छा विकास हो। जहां हमने हमारे चेयरमैन पद का भरवाया, वही 32 के 32 हमने हमारे जो एमसी है उनके भी आज नॉमिनेशन करवा रहे हैं और सारे के सारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे। बिल्कुल साथ है। कांडा जी आपने देखा अभी हमारे साथ ही हैं। सारे एकजुट होकर के हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक तरफा चुनाव जो है ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे निगम का चुनाव है, चाहे नगर पालिका का है, चाहे नगर परिषद का है, सारा का सारा एक तरफा चुनाव हो। सिरसा नगर परिषद चुनाव में भाजपा और हलोपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सिरसा के सभी 32 वार्डों में भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर ही एनडीए प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज ने कल प्रेस वार्ता कर बताया कि सिरसा में एनडीए ने अपने सभी वार्डों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा में बीजेपी और हलोपा कमल के निशान पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा के चौतरफा विकास के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। सिरसा के विकास के लिए पार्टी की ओर से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि सूची जारी कर दी गई है और सभी प्रत्याशियों के नाम अब सार्वजनिक हो गए हैं। मेयर का और नगर परिषद के चुनावों की जो लिस्ट रात को शाया हुई और उसमें सिरसा नगर परिषद के जो उम्मीदवार हैं हमारे भाई शांति स्वरूप जी, उनका नाम आया। वो एनडीए के साझे प्रत्याशी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर चुनाव होगा। उसी तरह 32 के 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट हमने आज शाया कर दी है। ये 32 के 32 भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और हम 32 की 32 सीटों पे विजयी होंगे। एनडीए का पार्टनर है हलोपा, जो है पिछले कई सालों से कई चुनावों में हमने इकट्ठा चुनाव लड़ा है, वो एनडीए के पार्टनर है। नहीं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये ऐसा चलता है जैसे एनडीए के कई पार्टियां इस गठबंधन में है, उसी तरह हलोपा भी हमारा एक पार्ट है और आज हम सिरसा में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव के लिए मेयर सुमन बाला ने वार्ड 12 से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुमन बाला ने कहा कि वे पार्टी की नीति के अनुसार सेवा भावना को आगे रखते हुए चुनाव लड़ने जा रही हैं और जन सेवा ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास रखा है वह उस पर खरा उतरेंगी। उन्होंने चुनाव में अपनी जीत को लेकर विश्वास प्रकट किया। मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। हमारे यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी, केंद्र नेतृत्व में मनोहर लाल जी, माननीय कृष्ण पाल जी और यहाँ के सभी विधायकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और सबसे ज्यादा अपनी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और लाड दिया इन 5 साल। मेरी सोच हमेशा से एक ही रही है और वो एक सोच है सेवा की, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी यही सोच है कि जो सेवा भावना है सबसे अहम होनी चाहिए। और मैं इन पदों पे कोई विश्वास नहीं रखती, मैं सिर्फ सेवा पे विश्वास करती हूँ और पार्टी ने मुझ पे जो विश्वास दिलाया, जो जताया, उस पर मैं खरी उतरूंगी। और जो हमारे लोगों का विश्वास है जितना बना हुआ है उससे भी बढ़कर मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं ऐसी सेवा करूंगी अपने लोगों के लिए। उधर कैथल की सीवन नगर पालिका में अध्यक्ष के पद के लिए भाजपा उम्मीदवार शैली मुंजाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता नामांकन भराने के लिए नगर पालिका पहुंचे। नामांकन से पहले एक चुनावी सभा भी आयोजित की गई। एक एक नागरिक से, पूरी जनता जनार्दन से जो ईश्वर रूप है उनसे हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूंगी कि मुझे और मेरी पार्टी के कमल के फूल पे मोहर लगा के शैली मुंजाल को विजयी बनाएं और इस ट्रिपल इंजन की सरकार को बनने दें ताकि हम विकास कार्य पूरी गति के साथ सीवन के अंदर विकास कार्य कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शैली मुंजाल के लिए और ये एक तरफ से प्रत्यक्ष बताता है कि कैसी हमारी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सेवा में नियुक्त हुई बड़ी है, सेवा करने के लिए अग्रसर रहती है और यही हमारे को ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से रहता है कि जनता के बीच में रहना है। हथेन नगर पालिका चुनाव में भाजपा की तरफ से चेयरमैन पद की उम्मीदवार रेणु लता ने आज लघु सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रवीण डागर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रेणु लता ने कहा कि वे विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले वर्षों में हथीन के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकास कार्यों के आधार पर जनता दोबारा ये सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करेगी। चेयरपर्सन के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, भाजपा को वोट। विकास, हाँ, उन्होंने अच्छी देख की है। उन्होंने कोरोना टाइम में भी अच्छा काम किया है, दिनों रात भागे डोले थे, जबकि जनता अपने अपने घरों में रही थी। कोरोना के डर से अच्छा काम करवाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यमुनानगर में आयोजित रैली में हिस्सा लिया, जहां 3 बार के विधायक रहे डॉक्टर BL सैनी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की उपस्थिति में उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से यमुनानगर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी सहित सभी 22 वार्डों के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कर रही है। अगर नगर निगम में भी पार्टी की मेयर बनी तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नीति बनाई है कि चाहे किसी हलके में विपक्ष का विधायक हो या सत्ता पक्ष का, सभी में समान विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक BL सैनी को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में पूरे साथियों के साथ हमारे विशाल जी सैनी और विशाल सैनी इनका स्वागत करता हूं और इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में राजनीति के मायनों को बदला है और समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का किया है। हम इसको तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी
बोलने का कहा, हमने तो पता नहीं लगा कहाँ पे आया कहाँ पर, परंतु यहाँ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने विश्वास जताया कि निकाय चुनावों में भाजपा के सभी प्रत्याशी विजयी होंगे, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हाल ही में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को सफल बताया। उन्होंने कहा कि 15वीं विधानसभा में अब तक 3 प्रबोधन कार्यक्रम हुए हैं। उन्होंने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रशिक्षण औपचारिकता नहीं हो सकता, यह हर क्षेत्र के लिए जरूरी है। ऐसे ही विधायकों को अलग अलग विषयों पर अपडेट करने का प्रयास किया गया। नए सदस्यों ने प्रशिक्षण स्तर में गहन रुचि दिखाई। चुनाव के बावजूद विधायकों ने प्रशिक्षण के लिए समय निकाला। कार्यक्रम के दौरान विधायी प्रक्रिया में मंत्रियों की भूमिका से लेकर संसदीय विशेषाधिकार पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री ने भी सत्र में हिस्सा लेकर अपने अनुभव साझा किए। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। एक ऐसा विषय है जो कभी भी औपचारिकता नहीं हो सकता। प्रशिक्षण एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्य कर रहा है या वो किसी भी आयु वर्ग का है, ये एक ऐसा विषय है कि जिसको समय समय पर खुद को अपडेट करने के लिए, समय समय पर अपने विषय की पूरी जानकारी लेने के लिए, साथ ही विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की क्या भूमिका, जो मनोहर लाल जी ने एक विषय जो रखा है कि एक मंत्री की क्या भूमिका होती है विधायी कार्यों के अंदर, और उसके साथ साथ नीवा के ऊपर एक सत्र रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने लंबे विधायी अनुभवों को साझा किया, जिसका लाभ सभी सदस्यों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि विधायिका से कार्यपालिका को दिशा मिलती है। अपना संबोधन दिया, उन्होंने अपने एक लंबे अनुभव जो है वो साझा किए हैं सभी सदस्यगणों के साथ। लोकतंत्र के अंदर जो हमारी शासकीय जो एक ये व्यवस्था है, इसके अंदर विधायिका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विधायिका के माध्यम से हम पार्लियामेंट के अंदर, हम सभी विधानमंडलों के अंदर न केवल कानून निर्माण करने का काम करते हैं, बल्कि उनका संशोधन, और साथ ही साथ ऐसे सभी विषय जो प्रदेश भर के, देश के, वो सभी विषयों की चर्चा यहाँ पर होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी चुनकर आए हुए सदस्य, जो नए सदस्य विशेष रूप से, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर दिखाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मोहाली स्थित नाबी के उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आहार, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर संवाद सत्र आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत अब सपना नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य है। देश की आत्मा गाँव में बसती है और निवेश तथा अवसरों का लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 1 दशक में आर्थिक विकास और जन केंद्रित नीतियों के साथ तेजी से आगे बढ़ा है। नाबी जैसे उन्नत संस्थानों को भारत मां को पोषित करने वाली नीतियों को फलने फूलने में अपनी अहम भूमिका अदा करनी होगी। नाबी जैसे संस्थान युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें प्रेरित करें। सभी संस्थानों को इस परीक्षा से गुजरना होगा कि उनकी गतिविधियां समाज में प्रभाव छोड़ रही हैं या नहीं। This institute in particular is critical to the development of the nation, Bharat, home to 1/6 of humanity. It is connected primarily to rural agro base, and that is quintessence for rise of Bharat. Bharat आत्मा गांव में रहती है। कृषि का योगदान अभूतपूर्व है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत आज सपना नहीं है, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और गांव को फिर से आत्मनिर्भर बनाना होगा। एक विकसित राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए और ऐसा तब होगा जब एक बड़ी आबादी की विकास भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्यमिता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना विकास को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर कौशल विकास पर है। कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने से सतत समाज के निर्माण और पोषक आहार की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। That you don't need anybody's help. You only have to know your inner strength to change your economy to a very high level. Form small groups, market your product at a price of your choice you can. But by and large, I see farm produce is sold when it is not farmers' market, it is buyers' market. Government provides facilities to hold on to the stock. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोनीपत की सीजेएम अदालत में पेश होने की नई तारीख दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना के पानी में जहर मिलाने के अपने बयान पर मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने जहर घोलने के आरोप के मामले में आज सुनवाई करते हुए नई तारीख दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि शिकायत की कॉपी नहीं मिलने से जवाब दाखिल नहीं करा सके। कॉपी मिलने के बाद जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अदालत ने आज 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे अदालत नहीं पहुंचे। उनके वकील अदालत में पेश हुए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार किसान कल्याण के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि किसान की पैदावार बढ़ाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है। किसान इनका फायदा उठाकर बागवानी करें। वे कल शाम भिवानी के गांव गिगनाऊ में आयोजित 2 दिवसीय बागवानी मेले में किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक को अपनाकर खेती की जा रही है। दुनिया में जहां भी खेती की नई तकनीक होगी वह हरियाणा के किसानों को जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा मंडियां होंगी किसानों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई मंडियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर फल फूल, बागवानी, सब्जी उत्पादन तथा पशुपालन आदि को व्यवसाय के तौर पर अपनाकर आत्मनिर्भर बने। आज बागवानी क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर फसल विविधीकरण पर जोर दें। बागवानी में, सब्जी में कम क्षेत्र था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो 1.5 पॉइंट के आसपास ही था जो हमारा कृषि क्षेत्र है, अब 6% हो गया और इसको बढ़ा के 10%, फिर 18%। इसमें आमदन बढ़ती जाएगी, लोगों का टेस्ट बढ़ता चला जाएगा, क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। नहीं, बागवानी की तरफ सरकार ने बहुत किसानों को मदद कर रही है। इसमें तकरीबन बागवानी में और इसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर में दोनों में मदद कर रही है। 15-15 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये पर एकड़ की सब्सिडी भी है, लेकिन वो अलग अलग फसल पे, अलग अलग सब्जी पे। भाव अंतर भी है, उसमें कहीं किसान को नुकसान ना हो। जो MSP है अगर उससे कम बिकेगा तो रेट पूरा करेगा। किसान की मदद हर तरह से रहेगी। बागवानी में भी जो हमारी आम फसलें हैं, और जैसे साग सब्जी भी है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, उसमें भी इसी तरह से है। इसी तरह से फल में है। मेले में बागवानी के 34 प्रगतिशील किसानों को नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। कृषि और बागवानी विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को खेती व खेती के उपकरणों के नवीनतम के बारे में जानकारी दी गई। कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्टॉलों का अवलोकन भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL क्रिकेट के 18वें सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। IPL की शुरुआत 22 मार्च को ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले के साथ होगी। लीग का समापन भी इसी मैदान पर 25 मई को होगा। IPL के 13 स्थानों पर कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। 65 दिन तक चलने वाले IPL में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहली
बार IPL का मैच खेला जाएगा। यहां 25 मार्च को गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। धर्मशाला में 3 और गुवाहाटी तथा विशाखापट्टनम में 2-2 मैच खेले जाएंगे। मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ के साथ धर्मशाला पंजाब किंग्स का दूसरा घरेलू स्थल होगा। राजस्थान रॉयल्स जयपुर के अलावा गुवाहाटी में अपने घरेलू मुकाबले खेलेगी। दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा घरेलू स्थल विशाखापट्टनम होगा। लीग चरण के बाद हैदराबाद में 20 और 21 मई को पहले क्वालिफायर और एलिमिनेटर होगा और 23 मई को दूसरा क्वालिफायर कोलकाता में होगा। हरियाणा के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के लिए 1 वर्षीय प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में किया गया। प्रदेश के 110 अधिकारियों के लिए 1 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली के आधार के रूप में न्यायिक सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्यायिक अखंडता केवल एक गुण नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है, विशेष रूप से तकनीकी प्रगति के युग में। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी प्रणाली की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सुलभ न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कानूनी कार्यवाही में क्षेत्रीय बोलियों को शामिल करने का आग्रह किया। Try to speak in their own language. They feel close to you. They feel someone out of us is sitting there, and it brings a kind of inner happiness to the person who is, when he comes to the court or to a hospital, after all, he is a patient. He needs some treatment. He needs some relief. Relief you will grant only with the law permits. But when you talk to him in a polite manner, in a respectful manner, the half of the litigation is won by that person. He will not he will not really remember that ultimately what order you passed, but he will find you a very compassionate person. So you know the law, but you will also understand the art of advocacy, that how confident they are sometimes when they try to, for them they have to argue for their client, but that makes you wise. That there has been some different viewpoint also, and there are lawyers who are capable to take up that viewpoint. उन्होंने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित किया। इनमें कानूनी पेशेवरों के बीच डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता, वंचित वर्गों की सेवा करने और कानूनी पहुंच में अंतर को पाटने के लिए प्रो बोनो सेवाओं का महत्व और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के लिए मानसिक कल्याण का महत्व शामिल है। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2025 के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों का नामांकन शुरू करने की घोषणा की है। पुरस्कार उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय व्यक्ति, राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्येक विजेता को प्रमाण पत्र के साथ ट्रॉफी और 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और योग के प्रचार में कम से कम 20 वर्षों का समर्पित अनुभव होना भी जरूरी है। आवेदन और नामांकन MyGov पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्येक आवेदक प्रति वर्ष केवल एक श्रेणी के लिए आवेदन कर सकता है। आयुष मंत्रालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी सभी आवेदनों की समीक्षा करेगी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में रविवार को पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी। महज 10 दिन में शिल्प मेले में अब तक 11,70,000 पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो गत वर्ष के 13 लाख पर्यटकों की संख्या के काफी नजदीक हैं, जबकि अभी काफी दिन बाकी हैं। विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में रविवार को 2 लाख पर्यटक पहुंचे। अगले 7 दिनों में यह आंकड़ा पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को पार कर देगा, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति को समृद्ध बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे सूरजकुंड मेले के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सूरजकुंड मेले में तकनीक व कई रचनात्मक बदलावों से मेला कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव, विद्यार्थियों की परीक्षा व अन्य कारणों के बीच भी सूरजकुंड मेला अपने इतिहास के सबसे अधिक पर्यटकों का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में जहां ऑनलाइन टिकट व्यवस्था से आमजन को टिकट हासिल करने में सहूलियत हुई, वहीं शिल्पकारों, बुनकरों को ऑनलाइन माध्यम से स्टॉल अलॉट किए जाने से भी व्यवस्था में पारदर्शिता आई।
उन्होंने कहा कि उड़ीसा व मध्य प्रदेश सरकार राज्य के तौर पर 2 थीम स्टेट होने से लोगों में मेले के प्रति रुझान बढ़ा। इस बार बिम्स्टेक भागीदार देश भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड व म्यांमार के स्टॉलों पर भी भारी भीड़ देखने को मिली है। 50 से अधिक देशों के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही प्रादेशिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी तक पर्यटकों को अपनी ओर खींचने के लिए मेला प्रबंधन द्वारा भी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।